जय हिंद मेरे शेरों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी बहुत ज़्यादा उत्साहित और बहुत ज़्यादा इंतज़ार आप सभी कर रहे होंगे। एक बहुत ज़बरदस्त एक्साइटमेंट आप सभी के बीच में होगा इस खबर को लेके, इस न्यूज़ को लेके। मैं देख पा रहा हूँ पिछले जब से आपका नेवी का एग्ज़ाम हुआ है, नेवी के एग्ज़ाम से आप फ्री हुए हैं, तब से आप सभी की सिर्फ एक ही तमन्ना है कि भैया जी मैंने भी कुछ आपको चीज़ें समझाई कि नेवी की तैयारी आप सभी ने बहुत अच्छे से की, एक मोमेंटम आपका बना हुआ है और अगले डिफेंस के एग्ज़ाम्स ज़्यादा दूर नहीं हैं, तो आपको उस अपने मोमेंटम का यूज़ करना चाहिए। क्योंकि बीच में एक बार आपने पढ़ाई छोड़ी तो बहुत मुश्किल हो जाता है दोबारा पढ़ाई के पास तक पहुंच पाना। उसके अलावा जो साथी एयरफोर्स के एग्ज़ाम में किसी भी छोटी मोटी कमी के कारण, कई बार कमियां हमारी अपनी होती हैं, कई बार हमारी कुछ जेन्युइन कमियां भी हो जाती हैं जो ना चाहते हुए भी हो जाती हैं, मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं। तो जो भी साथी पिछली परीक्षा में रह गए थे, बड़ी तमन्ना है उनकी कि भाई कॉन्फिडेंस तो है ही कि यार 1 नंबर 2 नंबर से मैं रह रहा हूँ या 3-4 नंबर से रह रहा हूँ, ये मान लो एक गैप से भी रह रहा हूँ और मुझे ये पता है कि भाई मैंने तैयारी में ही कमी कर दी थी, तो मुझे इस बार सिलेक्शन लेना है। उसके लिए आप सभी बहुत मेहनत करने के लिए एकदम तैयार बैठे हुए हो और बस आप मतलब एक चिंगारी सिर्फ आपको चाहिए इस आग को मजबूती देने के लिए। तो सबसे पहले एक बार सभी ये बताओ, आप सभी लोग कैसे हो? एक बार सभी साथी बताओ कैसे हो आप सभी, और किसने इस बार एक सपना बना लिया है कि मुझे अपने तन पे उस वर्दी को पहन लेना है, अपने तन पर इस वर्दी को सजा लेना है जिसकी चाहत मुझे और मेरे परिवार को बहुत समय से है और वाकई में इसकी एक बहुत ज़रूरत भी है। तो बहुत आप सभी अच्छे हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। देखो साथियों, मैंने आपको एक बात पहले भी कही थी कि मैं आप सभी के बीच में जब एक खुशखबरी लेकर आऊँगा तो वाकई में वो ऐसी खबर होगी कि जिसे सुनकर आप खुश हो जाएंगे, आपको लगेगा कि हाँ ये कोई चीज़ है। लेकिन देखो यहाँ पर न केवल सिर्फ एक बैच बेचना उद्देश्य है, बल्कि आपको कुछ चीज़ें समझाना है जो आप बाद में जब आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे तो आप वाकई में कहेंगे कि ऐसी प्लानिंग आज तक आपने नहीं देखी होगी जिस तरह की प्लानिंग मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं। और वो 1 साल तक की आपकी टेंशन्स खत्म हो जाएंगी, सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी जिन चिंताओं से आप साल भर ग्रस्त रहते हैं। आप सभी को मेरी बात सुननी है, मैं जो पूछूं आपको अच्छे से उसको बता देना है। देखो उम्मीद है आप सभी का, जो यहाँ पर आए हैं, आप सभी का मन है कि मैं एयरफोर्स के अगले वाले इनटेक को दूं, और हमारा एयरफोर्स का अगला वाला इनटेक जिसके फॉर्म हमारे जुलाई में आएंगे और एग्ज़ाम आपका अक्टूबर नवंबर तक हो जाएगा, उसके लिए आप सभी बड़े अच्छे से तैयारी करने को बैठे हैं। अब देखिए, मैं आपसे पूछता हूं कि जब आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे होंगे और आप चाहे आज से तैयारी करना शुरू करें या जब फॉर्म आ जाए तब से आप तैयारी करना शुरू करें, आप तैयारी मान लीजिए जुलाई से या जून से करना शुरू कर देते हैं। जो साथी थोड़े से अवेयर हैं, जिनको पता है कि यार ज़्यादा समय इसकी तैयारी में चाहिए, वो अब से लग जाएंगे और कुछ साथी जुलाई से लगेंगे। उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम है मान लो वो नवंबर तक हो जाएगा, तो जब नवंबर में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा फिर वहीं बीच में इंडियन कोस्ट गार्ड का नोटिफिकेशन आएगा। कहीं जब आप यहाँ अपनी तैयारी में लग गए होंगे तो यहाँ बीच में इंडियन कोस्ट गार्ड का नोटिफिकेशन आएगा। इंडियन कोस्ट गार्ड के नोटिफिकेशन को देखकर आपका मन विचलित हो जाएगा, क्योंकि भर्ती वो परमानेंट है। फिर आपका मन करेगा कि भैया मैं अब इस वाली वैकेंसी की भी तैयारी कर लूँ। ऐसा होता है कि नहीं, जब आप किसी भर्ती की तैयारी कर रहे होते हैं मन लगा के और दूसरी वैकेंसी आती है और इधर उधर उसके बैच लॉन्च होते हैं, तो मन में एक प्रश्न तो उठता है कि यार मुझे इसका भी बैच लेना चाहिए। पहले तो बैच लेने में ही समस्या है, बैच लेने के लिए भाई मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। चलो दूसरा, मुझसे कह दिया जाता है कि बैच ले लो, सिलेक्शन पक्का होगा, सिलेक्शन पक्का होगा। मैं बेचारा सिलेक्शन का मारा, सिलेक्शन का भूखा, चाहे कैसे भी करूं, ज़रूरत है मेरी एक, मैं चाहे कैसे भी करूं, कहीं से भी अरेंजमेंट करूं, मेरे पिताजी माताजी कहीं से भी कर्जा लेकर मुझे दें, मैं पैसे उनसे ले लूँगा और मैं बैच ले लेता हूं। लेकिन बैच लेने के बाद मेरे साथ समस्या आती है कि मैं 2-2 क्लासेस को कैसे एक साथ मैनेज करूं। चलो यहाँ तक भी ठीक, क्या ये साथ सभी के साथ समस्या आती है? मैंने बैच ले लिया, आज तक इतिहास गवाह है जिन्होंने 2 बैच एक साथ लिए हैं वो किसी एक ही बैच से तैयारी कर पाए होंगे, एक बैच उनका बेकार ही चला गया होगा या तैयारी दोनों की डिस्टर्ब हो गई होगी। बोलो एक बात बताओ फटाफट से, सही कह रहा हूं मैं गलत कह रहा हूं? चलो यहां तक भी सही है। इस इनटेक का नवंबर में ही आखिरी में रिजल्ट आ जाएगा, सॉरी दिसंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा।
और इस इनटेक में दिसंबर में, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, बिल्कुल व्यवहारिक बात कर रहा हूँ। मैं एक अध्यापक हूँ, आपका बड़ा भाई हूँ, आप सभी मेरे छोटे भाई बहन जैसे हैं। मैं हमेशा यही ख्वाहिश करूँगा कि आप सभी सफल हो जाएं, लेकिन मोर प्रैक्टिकली कुछ साथी इसमें सफल हो जाते हैं और कुछ साथी सफल नहीं होते हैं। अब जो साथी सफल नहीं होते हैं उनको फिर से तैयारी की एक ज़रूरत पड़ती है। तैयारी, अब वैसे तो हमने एक बार तैयारी कर ली, सारी चीज़ें हमने अच्छे से पढ़ ली, तो तैयारी की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बट फिर भी जब मैं असफल हो गया हूं और मुझसे कहा जाए कि यहां पर फिर एक बैच खरीदने को बोला जाए, यहां फिर एक बैच खरीदोगे आप, एक बैच यहां खरीद लिया, दूसरा यहां खरीद लिया, तीसरा आपको यहां खरीदने को बोला जाएगा, आपका मन फिर शंकाओं से भर जाएगा कि मेरे नोट्स काफ़ी हैं या मुझे इसके लिए बैच खरीदना चाहिए। लेकिन जब सिलेक्शन नहीं होता है, तैयारी नहीं होती है, तो कई बार हम कमियों पे काम ना करके अपने आप को पूरी तरह गलत मान लेते हैं कि शायद मेरे नोट्स में कोई कमी रह गई होगी, और एक कॉन्फिडेंस ये होता है कि यार टीचर्स के साथ तैयारी करूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। यहां फिर आपको पैसे जुटाने पड़ते हैं। मान लीजिए एक बैच ये, एक बैच ये, तीसरा बैच हो गया, चलो फिर आप तैयारी कर रहे होते हैं। इन बिटवीन आईसीजी का अगला स्टेज आ जाता है, जो कि आपका लगभग फरवरी में आएगा। लगभग फरवरी में अगला स्टेज आ जाएगी। फिर यहाँ पे आपके सामने यही कश्मकश चलने लगती है जो यहाँ पर थी कि भैया जी मुझे बैच लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। फिर से वही तमाम तरह की चीजें, यहां पर आपको चौथा बैच लेना पड़ जाता है। लेकिन इसका एग्जाम मार्च में हो जाएगा, और एयरफोर्स का, सॉरी, इसका एग्जाम आपका अप्रैल में जाके होगा, और एयरफोर्स का एग्जाम आपका तीसरा, आईएएफ का एग्जाम आपका हो जाता है मार्च में, 17-18 मार्च के आसपास। तो यहां ये कंफ्यूजन रहता है, इसकी तैयारी करूं या इसकी तैयारी करूं, और इसके चक्कर में किसी की तैयारी नहीं हो पाती है। यहां तक मैं आपको बताऊं, अगले साल अप्रैल तक आपके साथ ये दिक्कतें आने वाली हैं अगर आप आज से तैयारी करनी शुरू करते हो। ये दिक्कतें रहेंगी। बीच बीच में बहुत सारे लुभावने ऑफर्स आपको मिलेंगे कि भाई ये बैच है, इससे हो जाएगा, सिलेक्शन नहीं आता तो उससे हो जाएगा। एक ऐसे परिवार के बच्चे के पास, मतलब हम तो कनेक्ट रहते हैं, मैं तो एक लोअर मीडियम फैमिली से संबंध रखने वाला बच्चा हूँ। मैंने उन तमाम स्थितियों को देखा है जहाँ पर 500 तो छोड़िए, 10-20 रुपये भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। मैंने देखा है अपनी स्थितियों को, मैंने देखा है। मैं तो ऐसे लोगों से, ऐसे बच्चों से कनेक्ट रहा हूँ कि जिनके लिए मतलब बहुत बड़ी बात होती है सच में 10-20 रुपये भी, 10 रुपये खो जाएं तो हमारी जान से निकल जाती है। घर वालों से मांगने की हिम्मत नहीं पड़ती है, 500 रुपये तो एक बड़ी चीज़ हो जाती है। देखो यहाँ पर सारा खेल सिर्फ और सिर्फ एक सटीक रणनीति और एक सटीक गाइडेंस का है। जितना संभव हो सके उतना मैं आपको बार बार बैच लेने से रोकूंगा। पहली चीज तो फाइनेंशियल सिचुएशंस। दूसरी चीज, अगर किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी भी है, वो कहता है जी चलो कोई दिक्कत नहीं है, 4 बैच 500 के होंगे, 2000 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, मैं तो 2000 रुपये, अगर सिलेक्शन की बात है, मेरा करियर बनने की बात है तो मैं लगा दूंगा। लेकिन उसका कोई फायदा भी तो नहीं है, उन 2000 रुपयों का कोई फायदा नहीं है। समय तो सबके पास उतना है, टाइम को कैसे मैनेज करोगे तुम? तो बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बात है एक टाइम को मैनेज करने की। मैं क्यों जानता हूं इतनी गहराई से इन चीज़ों को? भाई मैंने सरकारी नौकरी की तैयारी की है, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं, मैंने भी सिलेक्शन लिया, मुझे बहुत अच्छे से पता होता है कि कहाँ हमारे साथ डिस्टर्बेंस होता है। मनीष, आई एम वेरी प्योर, बेटा कभी मत लिखना इस बात को, ठीक है? किसी को ये बात कभी नहीं बतानी है कि मैं पुअर हूं, नहीं हूं। इस दुनिया में इस कलम के अलावा कोई नहीं है जो आपका साथी बन सके। आप पुअर नहीं है, आप अपने माता पिता के शेर हैं। अपने जिगर में ये दम रखो, ये कह सको कि हाँ एक दिन मैं करके दिखाऊंगा या मैं करके दिखाऊंगी। कभी किसी को ये बात नहीं कहनी आज के बाद मेरी तरफ से कि आई एम पुअर। कोई पुअर नहीं है, हर मेरा शेर, हर मेरा भाई, हर मेरी बहन अपनी हस्ती में शहंशाह है। पुअर हो, अपने घर के हो, किसी के घर से कुछ मांगने थोड़े ना जा रहे हो। आज के बाद किसी से कह मत देना। और RWA को तुम्हें ऐसा कभी महसूस कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि पढ़ाई के लिए तुम्हें यह महसूस हो जाए कि तुम पुअर हो। इतना तो तुम्हें भरोसा भी होगा। चलो ये तो हो गई मेरे शेरों आप सभी की समस्या। अब देखिए, मैं आपको एक समाधान दे रहा हूं, उसका मैं समाधान देता हूं। अगर आप एक बार इनकी अच्छे से तैयारी कर लें, भाई क्या सब्जेक्ट जो है वो अलग अलग होते हैं,
फिजिक्स में इक्वल्स टू MC स्क्वायर एयरफोर्स के इस इनटेक में है, तो क्या अगले इनटेक में कुछ और हो जाएगा? अगर फिजिक्स में मान लीजिए ICG में इक्वल्स टू MC स्क्वायर है, तो क्या एयरफोर्स में वो नहीं रहेगा? जरा बताइए। असल में हमारे अंदर एक डर होता है और कुछ वो बना दिया जाता है कि एग्जाम स्पेसिफिक बैच, एग्जाम स्पेसिफिक बैच, एग्जाम स्पेसिफिक बैच, जबकि मैं मानता हूं कि एयरफोर्स और ICG दोनों का एग्जाम लेवल सेम है, न केवल स्टेज 1 का बल्कि स्टेज 2 का भी। स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों का एग्जाम लेवल एक ही जैसा होता है, सेम लेवल होता है। आप सभी एक एग्जाम की तैयारी के साथ साथ उन एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिन भी साथियों ने एयरफोर्स या नेवी की तैयारी की हो, वो मुझे एक बार बताओ कि क्या 3 महीने में जब हम किसी पढ़ाई को करने की कोशिश करते हैं तो इन तैयारियों में बहुत जल्दबाजी होती है? यस और नो बताओ कि भैया इन तैयारियों को करने में ना बड़ी जल्दबाजी सी होती है, 3 महीने में ये तैयारियां हो ही नहीं पाती हैं। चारों इनटेक के एग्जाम मैं आपको बताऊं कौन कौन से इनटेक हैं। देखिए, चारों इनटेक के एग्जाम है। एयरफोर्स का ये इनटेक हो गया आपका। अभी अगला जो इनटेक आएगा आपका, ईयर से कंफ्यूज मत हो ना, बस ये मान लो कि जुलाई में फॉर्म आएंगे, नवंबर में एग्जाम होगा, और उसके अगले साल जनवरी में फॉर्म आएंगे और मार्च में एग्जाम हो जाएगा। उसके अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड का अगला इनटेक देखो, या तो एग्जाम फॉर्म आपके जून में आएंगे, ठीक है, या फिर आपके एग्जाम फॉर्म आएंगे सितंबर में। अगर जून में फॉर्म आए तो सितंबर में एग्जाम होगा, अगर सितंबर में फॉर्म आए तो नवंबर में एग्जाम होगा। उसके अलावा ICG का अगला इनटेक फरवरी से अप्रैल तक चलेगा। मतलब मैं अगले साल अप्रैल तक आपको 4 एग्जाम की तैयारी कराने की बात कर रहा हूं यहां पर। अब पहली चीज तो इन चारों एग्जाम की तैयारी अगर आपको करनी है तो तैयारी तो देखो आपको एक ही बार करनी है और बार बार डिस्टर्ब नहीं होना है। मुझे भी जब फिजिक्स पढ़ाने को बोला जाता है तो भाई मुझे भी कम से कम 4 महीने से 5 महीने तो न्यूनतम चाहिए अगर हम अच्छे से फिजिक्स पढ़ रहे हैं। जब विशाल सर से बात होती है मैथ्स की तो वो हमेशा कहते हैं कि सर एक दिक्कत बड़ी आती है कि मैं जब एग्जाम फॉर्म आते हैं और एग्जाम होता है ना, उसके बीच में 2 ढाई 3 महीने मिल पाते हैं, मैं कंफर्टेबल नहीं होता। फिर वो संडे में लगातार क्लास लगाओ, ये करो वो करो, सर उसमें मजा नहीं आता बहुत ज्यादा। मेरी बात अनुज सर से होती है, उनका भी यही कहना है कि सर बच्चे ना बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ना चाहते हैं और 0 लेवल से पढ़ने के लिए थोड़ा सा उनको टाइम चाहिए होता है। तो इस बार बड़ा मंथन किया गया आपकी सारी समस्याओं पर और उनका एक समाधान निकाला गया है, और समाधान है कि आपके लिए एक ऐसा बैच तैयार किया जाए जो आपको आगे सभी परीक्षाओं में काम आए और थोड़ा सा समय उसकी पढ़ाई को लेकर दिया जाए। और इस बैच का नाम है फाउंडेशन बैच। एक फाउंडेशन बैच में 4 एग्जाम्स की आपकी तैयारी होगी। आप जरूर ये जानना चाहते होंगे कि भैया इसका प्राइस क्या है। चलो मैं प्राइस रिवील कर देता हूं, ध्यान से सुनिए। ये देखो इसका प्राइस इस बैच के प्राइस हमने रखा है 3 बार 9 यानी कि 999 हमने इसका प्राइस रखा है। परंतु जो भी अर्ली बर्ड्स हैं, अर्ली बर्ड्स का मतलब भाई जो तैयारी को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हैं, उनके लिए इस बैच का प्राइस 849 है। भैया जी 849 कब तक रहेगा? देखिए आज से ही इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे और इसकी जो क्लास है वो 12 जून से आपकी शुरू हो जाएंगी। क्लास इसकी 12 जून से शुरू हो जाएंगी, ठीक है। आपको बैच कैसे परचेज करना है? हमारे एप्लीकेशन पे जाना है, पेड क्लास में जाइए, बाय नाउ पे क्लिक करिए, अप्लाई कूपन पे क्लिक करिए। कूपन में डालना RWA15 डालते ही ये बैच आपका 850 रुपए का हो जाएगा, 850 आपका हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे साथियों की अलग अलग डिमांड हैं, आपकी डिमांडें बिल्कुल मैं जायज हैं, सुन लूंगा, लेकिन आप कुछ मेरी बातों को सुनते रहिएगा। अब सुनिए, एक बच्चा ये सोचता है कि भैया बैच तो बड़ा महंगा है, मान लो 849 का बैच है, तो मैं आपको बता दूं कि इस बैच की वैलिडिटी आपके लिए 1 साल तक रहेगी। 1 साल तक आपके लिए बैच रहेगा। क्या 5 जून से 1 साल नहीं, अगर आप इसको 1.5 महीने बाद भी खरीदेंगे तो जिस दिन आप इस बैच को परचेज करते हैं उस दिन से लेकर 1 साल तक इस बैच की वैलिडिटी रहेगी। एक ही बैच में आपको 4 एग्जाम की तैयारी करने को मिलेगी। 5 महीने बैच चलेगा। भाई ये मान लो कि एक बहुत डेडिकेटेड टीम आपको इसमें दी जा रही है। टीचर्स कौन कौन होंगे सुन लीजिए।
देखो मैं ये तो नहीं कहता कि टीचर्स कोई अच्छा पढ़ाते हैं या कोई बुरा पढ़ाते हैं। एक बार टाइम टेबल लगा लो भैया। टाइम टेबल रह गया है आपके पास? हाँ, राहुल से ले लो। देखो मैं ये तो नहीं कहता हूं कोई भी टीचर अच्छा है कोई बुरा पढ़ाते हैं, सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बस बात होती है कि किनसे हमारी तालमेल बन रही है। चूंकि ये एक फाउंडेशन बैच है और इसमें हम बिल्कुल जीरो लेवल से काम करेंगे, बिल्कुल जीरो से सारी चीज़ों को हम लेकर चलेंगे। तो इसमें आपको वो टीम मिलेगी जो आप हमेशा से चाहते हैं। अभी टाइम टेबल लग जाएगा, टाइम टेबल मैं आपको बता दूंगा। मैं अभी तक लिख के बता देता हूं, टाइम टेबल जब आएगा बता दूंगा। एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों के लिए रहेगा ये, अलग अलग आपको बैच परचेज नहीं करना है, दोनों के लिए एक ही बैच रहेगा। एक्स ग्रुप में सबसे पहले आपका फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश। तो फिजिक्स की क्लास इसमें मैं ही लेने वाला हूं आपके साथ। इस बैच में मैं फिजिक्स के साथ में रहूंगा। देखिए होता क्या है, फिर आगे जैसे क्लासेस थोड़ी सी बढ़ जाती है, मान लो क्लासेस हो गई 5, तो 5 क्लास के बाद किसी एक टीचर को अगली क्लास लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उससे ना क्वालिटी घटती है, कंटेंट की क्वालिटी घटती है। तो अगर मैं इस बैच में आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं आपके साथ हूं, आगे जो भी बैच आएंगे उनमें मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता कि मैं आपके साथ इसमें रहूंगा। मैथ्स इसमें विशाल सर लेंगे, आप हमेशा से चाहते हैं, आपके एनकाउंटर वाले सर हैं। इंग्लिश इसमें अनुज सर लेंगे, आप हमेशा से चाहते हैं। बच्चों के अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें जितने मार्क्स का पेपर है उससे भी ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन के साथ होके आए हैं, तो वो इंग्लिश है और अनुज सर ने आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए हैं। उसके बाद वाई ग्रुप में अगर हम बात करें तो मैथ्स रहेगा आपका, रीजनिंग रहेगी आपकी, और आपका जीएस सेक्शन रहेगा। मैथ्स के लिए आपके चाहिए थे हमेशा से ही विशाल सर, राकेश सर रहेंगे, जिन्हें आप हमेशा चाहते हैं। और मैं टाइम टेबल भी बता दूंगा अभी। रीजनिंग में आपके चहेते कुलदीप सर रहेंगे। उसके अलावा जीएस में आपके नितिन सर और अरुण सर आपकी कमान को संभाल रहे होंगे। ये टीचर्स की टीम आपको मिल रही है, डेडिकेटेड टीम। मतलब मैं कहूंगा कि अगर एयरफोर्स में नंबर 1, इंडिया में नंबर 1, आज मुझे ये कहते हुए बड़ा फक्र हो रहा है कि एयरफोर्स इन टीचर्स से पढ़कर बच्चों ने सभी सेगमेंट में आरडब्ल्यूए से ही ऑल इंडिया रैंक 1 प्राप्त की है। ये वो टीचर्स की टीम आपको इस बैच में दी जा रही है। अगर आप खैर मिले होंगे, आपने देख लिए होंगे तो सारी चीजें। इस बार का रिजल्ट आया, सारी ऑल इंडिया रैंक आप ही के परिवार से हैं, आरडब्ल्यूए परिवार से हैं। एक्स और वाई ग्रुप सभी में मिला के हैं। ये छाया है ऑल इंडिया रैंक 1, उसके बाद पुनीत है ऑल इंडिया रैंक 1, किशन है ऑल इंडिया रैंक 1, प्रियांशी है ऑल इंडिया रैंक 2, मुबारक है ऑल इंडिया रैंक 2। उसके अलावा भी ये तमाम सिलेक्शन जो आप देख रहे हैं आप ही के अपने परिवार से हैं और सारे के सारे आरडब्ल्यूए परिवार से हैं। ठीक है, जब बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं तो अपना सम्मान के लिए यहाँ पर आते हैं। सम्मानी रूप उन्हें टी शर्ट और मेडल मिलता है, जो जिसके लिए उनकी बड़ी ही तमन्ना होती है। तो ये उन सभी बच्चों के फोटोग्राफ्स हैं जो अपना टीचर से टी शर्ट और मेडल के लिए आते हैं। तो ये तमाम सिलेक्शंस हैं। बाकी मैं एक बार आपको मिलवाना चाहूँगा उन बच्चों से जो हमारे यहाँ फेज़ 2 की तैयारी करने आए हैं और इन बैचेस से पढ़े हुए थे, और वो भी आपको बताएंगे कि किस तरह की चीज़ें इसमें होनी रही चाहिए। अब देखो भाई, फीस की बात मैं आपको बता देता हूँ। आपकी डिमांड आ रही है 499 की आ रही है, कोई साथी 599 की बात कर रहे हैं। देखिए अगर बात हो केवल एक बैच को लॉन्च करने की तो आपका ये बिल्कुल प्राइस जायज़ है 499 599। लेकिन अगर आप बात करोगे एक साल के लिए आपको कोई बैच चाहिए, आप पहले तो एक काम कर लीजिए कि ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी घूम लीजिए। अगर एक साल के लिए फाउंडेशन बैच ऐसी टीम के साथ जिसने ऑल इंडिया रैंक 1 दी हो, इससे कम, चलो मैं कहता ही नहीं, किसी से मेरा कंपटीशन ही नहीं है। मैं तो कहता हूं कि भाई आप मेरे भाई हैं, आप बड़ी उम्मीद करके आरडब्ल्यू पर आते हैं। फिर आप एक काम करिए, एनालिसिस निकाल लीजिए एक, और इसमें क्या कितना कुछ फालतू हम ले रहे हैं आपसे, और इसके अलावा जितनी सारी चीजें होंगी क्या वो सभी पेड रहेंगी या फ्री रहती हैं। इसके अलावा देखिए यूट्यूब पर जितना भी कंटेंट आपको दिया जाता है, चाहे वो आपके प्रैक्टिस सेट हो, चाहे वो आपकी मैराथन हो, चाहे वो आपको संडे को स्पेशल क्लास दी जाती हैं, चाहे वो मॉक टेस्ट दिए जाते हैं, सारे के सारे बिल्कुल आपको फ्री मिलते हैं। देखो या तो मैं ऐसा करूं कि इस बैच का प्राइस 500 रख लूं, उसके बाद जो प्रैक्टिस सेट चले उनका कुछ प्राइस हो जाए, जो मैराथन चले उनका कुछ प्राइस हो जाए, तो मेरे हिसाब से शायद वो तो एक, आप भी समझदार हैं, एक बेवकूफ़ बनाने वाली बात होती है। मेरे दोस्त, एक साल के लिए बैच चलना है और सारी टीचर्स की टीम इसमें लगनी है। सारी कैलकुलेशंस आप एक बार करके देखिएगा।
इतने से कम में ये मान लो कि फिर कहीं ना कहीं RWA अपनी जेब से चीज़ों को दे रहा होगा, और देने में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ आपका ही है। लेकिन ये मानो कि जो चीज़ आपको फ्री दी जा रही है ना, वो भी तो यहीं से दी जाती हैं। जितनी सारी चीज़ें आपको फ्री दी जा रही हैं वो भी तो सब इन्हीं के बदौलत, इन्हीं के दम पे दी जाती हैं आपको। देखो भाई, इस बैच का प्राइस तो इससे कम नहीं हो सकता, मैं आपसे सॉरी बोलूंगा, क्योंकि सच में ही ये मान लो कि फिर सारी व्यवस्था ही एक तरह से पूरी बिगड़ जाएगी। अब अगर आपको चाहिए कि भाई मुझे तो 499 या 599 में बैच चाहिए, देखिए एग्जाम फॉर्म आएंगे, हर एक एग्जाम फॉर्म आते ही हमारा एक एक टारगेट बैच भी आएगा। अब आप कहोगे कि भैया आप तो बैच बेच रहे हो, भाई मैं अभी आपसे कह रहा हूं कि जो फाउंडेशन बैच खरीदें उनको कोई भी बैच नहीं खरीदना है। पहली चीज सुन लो, जो भी साथी फाउंडेशन बैच खरीद रहे हैं उनको कोई भी बैच नहीं खरीदना है, एक भी बैच कहीं से नहीं खरीदना है। लेकिन जो साथी फाउंडेशन बैच नहीं खरीदेंगे और जब फॉर्म आ जाएंगे वो साथी तब एक्टिव होंगे। हर एक एग्जाम के फॉर्म आने पे आपका एक टारगेट बैच आएगा। भाई टारगेट बैच में मैं आपको ये वादा नहीं करूंगा कि हम 5 महीने में पढ़ाएंगे, 4 महीने, अरे भाई जब मिलेंगे एग्जाम के लिए 2 महीने। टारगेट बैच का मतलब तो ये होगा कि 2 महीने मिले तो 2 महीने में तैयारी, 3 महीने मिले तो 3 महीने में तैयारी। वहां पे क्लासेस भी उसी हिसाब से डिजाइन होंगी। हो सकता है क्लासेस 2-2 घंटे के लिए हों, यहाँ पे बहुत स्मूथली आपकी क्लासेस होंगी और 1-1 घंटे की सारी क्लासेस होंगी। आप बहुत अच्छे से तमाम तरह की चीजों को पढ़ते हुए अच्छे से चले जाएंगे। अब देखिए टारगेट बैच हर एक एग्जाम के लिए आएगा और उसकी कीमत फिर मैं 499 और 599 वाली रेंज में ही रखूंगा। अगर आपको सच में ये बहुत महंगा लग रहा है फाउंडेशन बैच तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको मत खरीदिएगा, आप फिर टारगेट बैच ले लीजिएगा। ये मेरा आपसे वादा है, ये मेरा आपसे वादा है कि टारगेट बैच की जो कीमत है फिर हम इतनी ही उसको रखेंगे। क्योंकि टारगेट बैच में ठीक है 2 महीने बैच चलना है, 2.5 महीने बैच चलना है, टीचर्स की सैलरी वगैरह सारा सब कुछ मैनेज हो जाता है। लेकिन अगर बात हो कि किसी चीज को 1 साल चलाना है, एक लंबे समय तक चलाना है, तो मेरे शेरों फिर ये बहुत ज्यादा बड़ी कीमत नहीं है। आप पूरे ऑल इंडिया में तलाशिए, इससे कम कहीं भी आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है भाई, चलो तो ये तो हो गई आपके टारगेट बैच की बात। क्या टारगेट बैच फाउंडेशन बैच वाले साथियों को फ्री मिलेंगे? मैंने दिए थे लास्ट टाइम बैच फ्री, लेकिन उसका कोई बेनिफिट ही नहीं होता है। बेनिफिट क्यों नहीं होता है? एक तरफ तो मैं बच्चे से ये कह रहा हूं कि फाउंडेशन के अलावा आपको कोई दूसरा बैच ही नहीं लेना, एक तरफ मैं ही उनको ये बैच फ्री दे रहा हूं। मेरे फ्री देने का रीजन ये था ताकि आप ये चेक कर सको कि भाई टारगेट बैच में फाउंडेशन बैच से अलग कुछ भी नहीं है। टारगेट बैच में फाउंडेशन बैच से अलग कुछ भी है ही नहीं। बट बच्चे क्या करते हैं, उनको फ्री मिला, आधी अधूरी पढ़ाई फाउंडेशन बैच की छोड़ के फिर इसमें घुस जाते हैं, ना यहाँ के रह जाते हैं और ना ही वहां के रह जाते हैं। इसलिए फाउंडेशन बैच को बहुत मजबूती के साथ भयंकर तरह से कोहराम मचाते हुए सारे टीचर्स अपनी एक लय में कराते हुए चलेंगे। बाकी भाई टारगेट बैच का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन फाउंडेशन बैच बहुत अच्छे से बढ़िया तरीके से कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, अच्छा टाइम टेबल लगाया भैया? ठीक है, चलो टाइम टेबल एक बार लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, टाइम टेबल एक बार लास्ट में हम बता देंगे। ठीक है भाई, अच्छा अब मैं आपको मिलवाना चाहूंगा कुछ उन साथियों से जिन्होंने हमारे इन्हीं बैचों से पढ़ाई की और अभी यहाँ फेज 2 की तैयारी कर रहे हैं और वो टॉप स्कोरर हैं। एक बार भाई बुलाओ प्लीज उनको, एक बार उन सभी साथियों से मैं आपकी बात कराना चाहूंगा। थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, थोड़ा सा आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा उन साथियों से मिलकर, उन साथियों से बात करके। आ जाओ भाई एक बार। तो पहले तो सबसे पहले एक बार वेलकम किया जाए, ये सभी वो हमारे शेर हैं जिनके अपने अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स हैं और अभी मैं आपको सुनवाऊंगा कितने कितने मार्क्स हैं। आ जाओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ, मैं थोड़ा सा और पीछे हो जाता हूँ। आ जाओ आप भी आ जाओ बढ़िया। तो आप सभी देख रहे होंगे ये हमारे साथी हैं। आपका क्या नाम है भाई? सागर मिश्रा। सागर, आपके किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा स्कोर है आपका? सर मेरा सागर भाई का है इंग्लिश में 20.68। कितने नंबर की आती है इंग्लिश? इससे थोड़ा सा पीछे हो जाना भाई, बोर्ड से थोड़ा सा आगे हो जाओ, बोर्ड से थोड़ा सा आगे बस। 20.68 स्कोर है आपका। कितने नंबर की आती है इंग्लिश 21 भाई? फिर ये स्कोर कैसे आ गया? ये तो 20 से भी ज्यादा आ रहा है। सर ये नॉर्मलाइजेशन से। आपका रॉ स्कोर कितना था? रॉ स्कोर रॉ स्कोर आपका 18.75 है। चलिए मैं नॉर्मलाइजेशन पे भी बात नहीं करता हूं, मैं बात करता हूं 18.75 पे। देखिए मैंने इनको इसलिए बुलाया है ताकि आपको एक मोटिवेशन मिल सके, क्योंकि इन साथियों ने अगर तैयारी की है और इनके इतने अच्छे मार्क्स आए हैं
तो ज़रूर इनका कुछ ना कुछ तो एक अलग पैटर्न रहा होगा, एक अलग तरीका रहा होगा। बहुत सारे बच्चों की ना घबराहट होती है कि यार हमारे इस सब्जेक्ट में नंबर नहीं आ सकते, नंबर नहीं आ सकते। तो बस आप एक उनका ना मोटिवेशन हो, इसलिए आपको यहाँ पे बुलाया है। बाकी अगर ये भी आपके लिए कुछ बताना चाहेंगे तो ज़रूर हम इनसे भी सुन लेंगे। तो 18.75 इंग्लिश में स्कोर है सागर का, एक बहुत अच्छा स्कोर है। मैं चाहूँगा आप सभी एक बार क्लैपिंग कर दें सागर भाई के लिए। तो सागर एक बार बच्चों को थोड़ा ये बताओ कि जो स्कोर है इंग्लिश में, उसको अगर बच्चों को लाना है तो उन्हें क्या करना चाहिए? आप बताते रहो, मैं बच्चों को बताता रहूँगा। देखिए, जो सागर की सजेशंस हैं वो मैं यहाँ पे लिखता रहूंगा कि सबसे पहले एक बार आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके अलावा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपके हिसाब से वोकैब जो है एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है और हमें उसकी डेली प्रैक्टिस करनी रहेगी वोकैब की, ठीक है। उसके अलावा क्या सजेशन है? वेरी गुड। तो ग्रामर में आपका कहना है बच्चों को कि भाई आपको रूल्स पर एक पकड़ बनानी पड़ेगी, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। अच्छा सागर, मुझे कुछ ऐसी चीजें बताइए, जैसे बच्चा एक बार थ्योरी पढ़ लेता है बड़े अच्छे से, तो प्रैक्टिस का कितना महत्व है, प्रैक्टिस का कितना रोल है? मैंने लास्ट में लगाए थे और तभी आप बहुत अच्छा। तो सागर बता रहे हैं कि भाई प्रैक्टिस सेट की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ही, प्रैक्टिस सेट आपको लगाने ही लगाने हैं। बहुत अच्छा सागर, आपने बहुत बढ़िया चीज़ें बच्चों को बताई और एकदम रियलिस्टिक चीज़ें हैं, थैंक यू। अभी हम बात करेंगे, आपका नाम क्या है भाई? आगे आ जाइए, अभी इधर आ जाइए। क्या नाम है? सौरभ। तो सागर के बाद हमारे साथ हैं अभी सौरभ सिंह। सौरभ, आपका टॉप स्कोर कौन से सब्जेक्ट में है? फिजिक्स में आप बताइए अपना स्कोर। 16.69 है आउट ऑफ 25। भैया जी, अगर आप ये सोचते हो कि यार इंग्लिश में तो 20 का पेपर है, 20 से ज़्यादा आ गए, और फिजिक्स में 25 में से केवल इतने ही नंबर हैं, तो आप अभी नए हैं एयरफोर्स की तैयारी में। जब आप शायद पेपर में बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा रुलाने वाला जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स ही है। सही कह रहा हूँ मैं? अगर कोई सब्जेक्ट आपको रुलाएगा एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए तो वो आपको फिजिक्स रुलाएगा। लास्ट ईयर आपका फिजिक्स की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ था। हाँ, तो ये एक मैं बताऊं टॉपर्स वाला स्कोर है फिजिक्स में। तो भाई अगर तुम्हें कोई बच्चा इतने नंबर वाला मिल जाए तो उसके आगे हाथ जोड़ देना, ये टॉपर्स वाला स्कोर फिजिक्स में रहता है, ठीक है भाई। अच्छा, तो सौरभ कुछ बताइए बच्चों को कि भाई तैयारी ऐसे करनी चाहिए, कहाँ कहाँ से कैसे तैयारी करें? कौन से बैच से जुड़े हुए थे आप? वायु बैच, आप टारगेट बैच से जुड़े हुए थे। वेरी गुड। तो वायु बैच से आपने तैयारी की। अच्छा, उसके अलावा आपको क्या लगता है कि यार देखो, बैच तो सभी लेते हैं, है ना, लेकिन बैच लेने वाले सभी बच्चों के तो इतने नंबर नहीं आते हैं। एक मैं जानना चाहता हूं बच्चों को रियल रणनीति आप यहां पर बताएं कि भाई ये चीजें आप फॉलो करो। बैच ले लिया, बच्चा बस क्लास ले रहा है, 8-8 घंटे क्लास ले रहा है और उसको लगता है कि यार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, वो चीजें तो शायद नहीं होती हैं। अच्छा, आपके हिसाब से प्रैक्टिस आपने बहुत ज्यादा की थी, तो प्रैक्टिस कहां से की आपने, सोर्स बताओ। आपके ऐप से। अच्छा, जो भी प्रैक्टिस सेट वगैरह हमारे चलते थे यूट्यूब से आपने प्रैक्टिस सेट अच्छी की थी, ठीक है, बहुत अच्छा लगा। उसके अलावा यार आप मुझे लगता है एक चीज मिस कर रहे हो सारे के सारे, आपने दिए ही नहीं थे क्या मॉक टेस्ट? किसी ने नहीं दिया? हाँ, मैं सोच रहा हूँ उस चीज को। मॉक टेस्ट सभी ने लगाए? मॉक टेस्ट की सीरीज, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्योंकि देखो मैं मानता हूं अगर आप टॉपर हैं तो डेफिनेटली आपने मॉक टेस्ट लगाए होंगे, ये मैं बिल्कुल बगैर किसी आपसे पूछे ही कह सकता हूं, है ना। तो मेरे हिसाब से मॉक टेस्ट का आपका एक बहुत अच्छा रोल रहा। वेरी गुड भाई। तो सौरभ बहुत अच्छा, बच्चों को देखकर आपको एक मोटिवेशन आएगा कि हाँ फिजिक्स में इतना स्कोर कर पाना पॉसिबल है। लेकिन देखो मैं ये कहूंगा कि आसान तो नहीं है, आसान नहीं है कि बिल्कुल आप बैच ले लें, सामने फ़ोन रख लें और बस अपनी पढ़ाई करते चले जा रहे हैं। यहाँ बात सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको ये कहूँ बैच ले लो हो जाएगा, बैच ले लो हो जाएगा। अगर ऐसा करने से होता ना तो किसके पास 600 700 800 रुपये नहीं है, सिर्फ सिलेक्शन बैच से होते तो। हाँ, टीचर जो करा देगा खुद के एफर्ट्स डालने पड़ेंगे तभी कुछ हो पाए। एग्जैक्टली यही बात है, बहुत बढ़िया। देखो ये साथी भी यही कह रहे हैं, अभी दूसरा माइक नहीं है मैं इनको देता। बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही है कि देखो 60% बस बच्चे सच में ये समझ लेते हैं कि भाई बैच ले लेंगे सिलेक्शन हो जाएगा। और मुझे पता है कहीं तक ऐसा भी लगता है कि सोच भी ऐसी बना दी जाती है। लेकिन देखो मैं तो भाई ऐसा बिल्कुल आपसे नहीं कहूँगा
कि केवल आप बैच ले लें सिलेक्शन हो जाएगा। आपको एक मेहनत करनी पड़ेगी, वो मेहनत मैं आपको अभी बताऊंगा। बैच के अलावा और क्या क्या चीज़ें आपको एक्स्ट्रा करनी रहेंगी। हाँ, इतना जरूर है कि वो आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा यूट्यूब पे, किसी का कोई भी चार्ज नहीं होगा। चलिए अपने आज के तीसरे सदस्य के पास चलते हैं। भाई आपका नाम मैं जान सकता हूं? विजय कुमार। तो अभी हमारे तीसरे सदस्य हैं विजय कुमार। विजय जी, आपका टॉप स्कोर किस सब्जेक्ट में है? आपका मैथ्स में टॉप स्कोर है, एक्स ग्रुप वाले मैथ्स में ना। कितना स्कोर है? 20.59 आउट ऑफ 25। बहुत अच्छा स्कोर है आपका। विजय, एक बार थोड़ा सा बच्चों को बताइए कि क्या ऐसी चीजें हो सकती है कि बच्चा उन्हें पढ़े करे। आपने अपना सिलेबस कहां से पढ़ा था? आप कह रहे हैं कि वेरी गुड वेरी गुड। तो आपने इसके लिए बैच नहीं लिया था अलग से? बहुत बढ़िया। तो आपने परमवीर बैच से तैयारी की हुई है और वहां से आपका सिलेबस हो गया। देखिए, मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं कि आपको हर बार बैच 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 नहीं चिल्लाना है। वेरी गुड। आपका कहना है कि मॉक टेस्ट से आपको बहुत हेल्प मिली, बहुत अच्छे। उसके अलावा आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? इसके अलावा प्रैक्टिस सेट जो यूट्यूब पर चलते हैं फ्री, उनसे बात बन जाएगी। अभी देखो हम ना चारों टॉपर्स, गुड गुड गुड, चारों टॉपर्स के पॉइंट लिख लेते हैं और फिर यहां से एक फ्रेम कर लेंगे कि भाई क्या क्या चीजें वो जरूरी होती हैं जो ये कॉमन कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा। उसके अलावा हम चलते हैं अपने, बहुत बढ़िया विजय, थैंक यू बच्चों की तरफ से। उसके बाद गुड़िया से जुड़ते हैं। गुड़िया, आपका नाम क्या है? ईशु। तो ईशु हमारे बीच में है। और रागा में ईशु गुड़िया, आपका स्कोर कितना है? 25.85। एक बहुत अच्छा स्कोर रागा में इसे माना जाएगा, बहुत बेहतरीन स्कोर है। तो ईशु गुड़िया, आप बताइए, जैसे रागा सेक्शन में तो जीएस से बड़ा डर लगता है बच्चे को, है ना। जीएस का कोई लेवल तो है नहीं, ये नहीं पता कहां से क्या पूछ लिया जाए। तो आपने जीएस कैसे तैयार की वो बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आपका कहना है कि आपने एक फिक्स पैटर्न को लर्न किया था, जैसे कि स्टैटिक जीके है, मतलब इसका वेटेज तो है कि भाई एग्जाम में आनी ही आनी है ना। अच्छा गुड़िया, मैं बच्चों की तरफ से ना आपसे एक डाउट पूछूंगा। जीके में बड़ी दिक्कत यह होती है कि हम पढ़ रहे हैं लेकिन चीजों को भूल जा रहे हैं। उसके लिए आपने क्या किया था बताइए? बहुत बढ़िया, रिवाइज किया आपने खुद के नोट्स बना के। अच्छा, ये सलाह तो हम भी बहुत बच्चों को दे देते हैं कि भाई रिवाइज कर लो, रिवाइज कर लो, लेकिन बच्चा यार ये नहीं समझ पाता कि रिवाइज कैसे करना है। आप पहले नोट्स बना रहे हो, उसके बाद ना जैसे रिवीजन की तो हम बहुत कह रहे हैं। आप सुनिए मेरी बात को, मैं क्या पूछ रहा हूँ। हम तो खूब कह देते हैं कि भाई रिवाइज करो, लेकिन बच्चा उस रिवीजन का मतलब नहीं जानता। वो पूछता भाई कैसे रिवीजन करें, ये बताइए। मतलब आपने नोट्स को एक बार देखा, मान लो सिंधु घाटी की सभ्यता को रिवाइज करना है, आपने रफ कॉपी ली और उसको लिख लिख के देखा। वेरी गुड वेरी गुड। तो आप सभी का भी यही तरीका होता था या कुछ साथी ऐसे भी है? जैसे मैं क्या प्रेफर करता था, मैं बहुत ज्यादा लिख के नहीं पढ़ा करता था, मैंने देखा सीख लिया और बस मैं मन मन में ऐसे करके याद करता था। ऐसा कोई करता है? करते हैं ना। हाँ, तो ये दो तरीके हमारे रिवीजन के हो सकते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नोट्स अपने हाथ के लिखे होने चाहिए। हाँ, बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ कहाँ मिलेगी। हाँ, पीडीएफ से नहीं हो पाएगा। हमारे फोनों में कितनी ही पीडीएफ दफन होकर रह जाती हैं जिनको हमने कभी खोला नहीं होता। सही कह रहा हूं मैं कि ये शॉर्ट ट्रिक की पीडीएफ है, ये पीडीएफ है। ऐसे काम हम तब ज्यादा करते हैं जब हम शुरुआत में होते हैं तैयारी के में। अभी बहुत सारे बच्चे ना, आप हाँ तैयारी के शुरुआत में होंगे, असल में उस बच्चे के पास गाइडेंस भी नहीं होती। उसको लगता है कि यार 10-20 क्वेश्चन यहाँ से रट जाओ, वहां से पढ़ जाओ, ऐसे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, अच्छा, आपको येलो बुक कंफर्टेबल लगी? तो येलो बुक का मुझे लगता है कि खासियत यह है कि उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट जो है छोटे से साइज में दिया, कंसाइज वे में दिया है ना। चलो बहुत बढ़िया। तो ये एक जेन्युइन रिव्यू बच्चों का मिला। और अब तक आपने ये तो यार समझ लिया होगा कि देखिए, ना केवल बैच लेने से पढ़ाई सिलेक्शन होते हैं। बैच एक हिस्सा हो सकता है लेकिन कंप्लीटनेस बैच आपको नहीं देगा। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, यूट्यूब पे फ्री कराई जाएगी, मॉक टेस्ट आपको लगाने पड़ेंगे, प्रैक्टिस सेट आपको करने पड़ेंगे, मैराथन वगैरह जो भी सारी चीजें कराई जाए वो कराने पड़ेंगे। भाई बहुत बढ़िया, थैंक यू आप सभी का। एक बार सभी इन चारों बच्चों का थैंक यू बोल दीजिए। गजब की इंफॉर्मेशन इन्होंने अपने अपने सब्जेक्ट में दी है, थैंक यू। चलिए अब मैं आपको बच्चों मॉक टेस्ट का वो आपके एग्जाम की टाइमिंग बता देता हूं कि कब कब आपका कौन कौन सी क्लासेस चलेंगी।
चलो, तो ये सारे वो साथी हैं जो हमारे मोस्टली हाँ कॉम्बो बैच से जुड़े हुए थे, फाउंडेशन बैच जो हमारा पिछला आया था, और उसके बाद टारगेटेड बैच से भी जुड़े हुए थे। तो बहुत अच्छा इन सभी ने आपको बताया, और मैंने बुलाया है इनको इसलिए था ताकि इनको आपको एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन, और ऐसे बच्चों से जब आप सुनते हैं जिन्होंने तैयारी की है तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। चलो, अब बताइए आपके क्या क्या इन चीजों को लेकर डाउट हैं, क्या क्या आप चीजें पूछना चाहते हैं। फेज 2 का ऑफलाइन या ऑनलाइन बैच, आप टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते हैं। देखिए, ऑफलाइन बैच तो तब पॉसिबल है जब एक बार रिजल्ट ही आ जाएगा भैया, टाइम टेबल। और ऑनलाइन बैच का बच्चों मैं ऐसा कर सकता हूं कि फिर हम ना, मैं ऑनलाइन बैच ऐसे बनाऊंगा, उसमें केवल वो लोग होंगे जो सिलेक्टेड होंगे। सिलेक्टेड इसलिए मैं लेना चाहता हूं क्योंकि उसको हम एक लेवल ऊपर चलाएंगे। मैं वादा करता हूं फ्री बैच लेकर आऊंगा मैं आपके लिए नेवी की स्टेज 2 का, लेकिन उसमें एक स्टेज ऊपर की लेकर चलेंगे हम, है ना। और अगर उसमें फ्रेशर बच्चे जुड़ जाएंगे तो हमेशा वो कहेंगे जी बेसिक से पढ़ाओ, बेसिक से पढ़ाओ, बेसिक से पढ़ाओ, उनको समझ में वो चीज़ें नहीं आएंगी। इसलिए नेवी के बैच को हम एक लेवल ऊपर उठाएंगे और उसमें सेलेक्टेड बच्चों को रखेंगे ताकि उनको स्टेज 2 का ही कंटेंट मिल सके, और उसको हम एप्लीकेशन पे रहेंगे, लेकिन रहेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा आपका। अच्छा, आप पूछ रहे हैं कि जब एयरफोर्स का नोटिफिकेशन आएगा तो क्या कोई बैच हमारा आएगा। मैंने आपको बता दिया, अगले 1 साल 4 एग्जाम आपके होने वाले हैं। चारों एग्जाम के लिए आपके 4 टारगेट बैच आएंगे, लेकिन मैं कहता हूं फाउंडेशन वालों को कोई भी बैच लेने की जरूरत ही नहीं है। फाउंडेशन के साथियों को कोई भी बैच लेने की जरूरत ही नहीं है। फिर आप मुझसे कहो जी हमें फ्री दे दो, फिर वो आपको भटकाने वाली बात है, फिर आप फाउंडेशन मत लो। अगर आपको लगता है कि यार मैं तो टारगेट बैच से पढ़ने वाला हूं, भाई फिर आप फाउंडेशन मत लो, आप आराम से टारगेट बैच लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक की मेंटलिटी अलग होती है। अगर आपको लगता है कि मैं 2 महीने में, 2.5 महीने में, 3 महीने में तैयारी कर दूंगा, तो मैं अपना उसी से सिलेक्शन लेंगे। चलो, अब मैं आपको टाइम बता देता हूं सारी क्लासेस का। फिजिक्स की क्लास आपकी सुबह 7 बजे चलेंगी, लेकिन अभी आपको पता है मेरे पैर का हुआ है ऑपरेशन, तो मैं अभी से कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। मोस्ट प्रोबेबली मैं आपकी क्लासेस 20 तारीख से लेनी शुरू करूंगा। अभी मैं चल नहीं पा रहा हूं, खड़ा नहीं हो पा रहा हूं, तो बहुत ज़्यादा देर ऐसे बैठ भी नहीं सकता हूं, मेरे पैर में स्वेलिंग हो जाती है, मुझे दिक्कत हो जाएगी। तो 20 तारीख से 20 जून से मोस्ट प्रोबेबली मैं आपकी क्लासेस शुरू कर दूंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। टारगेट हमारा रहेगा एयरफोर्स का एग्जाम, यानी कि अक्टूबर में होगा तो अक्टूबर, नवंबर में होगा तो नवंबर, और हम थोड़ा सा संडे वाला जो टाइम है उसको अपना यूटिलाइज करेंगे। जो मेरी क्लासेस जो थोड़ी सी पीछे हो रही है ना, उनमें हम 2-2 घंटे की क्लासेस संडे में लगाएंगे और उसको अपना कवर करते हुए चलेंगे। इंग्लिश के धुरंधर आप सभी के बीच में इंग्लिश की क्लास अनुसर लेकर आएंगे, और अगर एग्जाम सेंटर से निकलने में हर एक बच्चा ये कहता है कि हाँ भाई इस टीचर का पढ़ाया हुआ डायरेक्टली आया, तो वो अनुसर हैं, ये मैं नहीं, आप कितने ही बच्चों का रिव्यू देख सकते हैं। इंग्लिश की क्लास 8 बजे अनुसर कराएंगे। टेक्निकल मैथ्स आपके चाहिए थे विशाल सर 9 बजे। ये मैंने इस हिसाब से शेड्यूल बनाया है कि आप एक्स ग्रुप वाले सुबह सुबह ही फ्री हो जाएं। 7, 8, 9 3 क्लास, कहानी खत्म। उसके बाद अरुण सर और आपके सर जियो स्टैटिक, हिस्ट्री और पॉलिटी, मतलब पूरा जीएस वाला सेक्शन संभालेंगे। इसमें एक के बाद एक क्लास रहेगी। ज्योग्राफी के बाद स्टैटिक, स्टैटिक के बाद हिस्ट्री, हिस्ट्री के बाद पॉलिटी, इस तरह से एक एक क्लास आपकी चलती रहेगी। अरुण सर और नितिन सर आपके इन क्लासेस को संभालेंगे। रीजनिंग 11 बजे कुलदीप सर संभाल रहे होंगे। साइंस 12 बजे विक्रांत सर संभाल रहे होंगे। अब ये वाली साइंस किसको पढ़नी है, चूंकि ये बैच आईसीजी के लिए भी है, इसलिए ये क्लास आपकी स्पेशल डीबी वाले साथियों के लिए चलाई गई है। बाकी एयरफोर्स एक्स ग्रुप वालों को ये क्लास, ये क्लास, ये क्लास पढ़नी है। वाई ग्रुप वालों को ये क्लास, ये क्लास और ये क्लास पढ़नी है। यानी कि मैथ्स की क्लास राकेश सर लेंगे रात के 8 बजे, ये क्लास आपकी रहेगी। 7, 8, 9, 10, 11, 12 यहां तक आप लगातार क्लास लेने के बाद अपना रिवीजन वगैरह करेंगे। कुछ दिन के बाद फिर यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट भी आपके फ्री में चल जाएंगे, उसकी तैयारी को और अच्छी बनाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा टाइम टेबल। सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब फिर से मैं एक पॉइंट पर आता हूं कि क्या इस बैच से सिलेक्शन होते हैं। तो देखो भाई, सिलेक्शन मैंने अभी आपको दिखाए, फेज 2 में आप देख रहे होंगे, आप ही के भाई बहन हैं।
उसके अलावा सम्मान समारोह में भी बच्चे आते हैं, और उससे अच्छा आप फेज़ जो भी एयरफोर्स में सेलेक्ट हुआ हो आपके आसपास, बच्चों से मिलिए, पूछिए, वही आपको बताएंगे कि हाँ भाई सिलेक्शन होते हैं या नहीं। लेकिन हर चीज़ से परे मैं एक बात कहूँगा कि सिलेक्शन होते तो हैं, बट आपको एक अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। एक ज़बरदस्त मेहनत के साथ जब आप चलोगे तब सिलेक्शन होते हैं। केवल एक बैच को खरीदने से सिलेक्शन नहीं होते। ये तुम्हें यूट्यूब पे कहता हुआ शायद कोई ही शख्स मिलेगा, और मैंने तो कहीं कोई नहीं देखा कि जो कह रहा हो भाई बैच से केवल सिलेक्शन नहीं होते, आपको और कई सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। लेकिन जो चीज़ें हैं वो मैं आपको फ्री कराऊंगा, उनकी चिंता आप सभी को नहीं करनी है। बिल्कुल यूट्यूब पे रहेंगी। तो मेरे शेरों, अपने कमर की पेटी बांध लीजिए। ज़बरदस्त तरीके से आप सभी के लिए क्लासेस शुरू होने वाली हैं। बिल्कुल 0 लेवल से तमाम क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, अच्छा, फिर से मैं बैच के प्राइस पे लास्ट बात कर लेता हूं। भैया जी 4 एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी, 1 साल तक बैच की वैलिडिटी रहेगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। इससे कम में तो मैं आपसे बिल्कुल माफ़ी चाहूँगा। बाकी जो साथी टारगेट बैच से पढ़ना चाहते हैं वो बिल्कुल पढ़ सकें। एक बात और मैं इसमें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो साथी इसको आईसीजी के इस वाले इनटेक के लिए ले रहे हैं, वो फाउंडेशन बैच को आईसीजी के पहले, स्पेशली पहले इनटेक के लिए मत लीजिएगा अभी, क्योंकि पहले इनटेक का क्लियर नहीं है। पेपर आपका हो सकता है सितंबर में भी हो सकता है पेपर आपका नवंबर में भी हो। अगर हम इस बैच को कब तक लेकर चलेंगे, हम इस बैच को एयरफोर्स के हिसाब से लेकर चलेंगे। मोस्ट प्रोबेबली एयरफोर्स का एग्जाम नवंबर में होगा, नवंबर तक हम इस बैच को लेकर चलेंगे। यानी कि आप जून मान लीजिए, उसके बाद जुलाई मान लीजिए, अगस्त मान लीजिए, सितंबर मान लीजिए, अक्टूबर मान लीजिए, नवंबर मान लीजिए, तो लगभग 5 महीने ये बैच आपका चलेगा। और फाउंडेशन का मतलब ये है कि जिसमें आपको बिल्कुल 0 लेवल से बिल्कुल बेसिक लेवल से तमाम चीजें कराई जाएंगी। अगर इन बिटवीन आपका एग्जाम आ जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड का इस वाले इनटेक का सितंबर में, तो भाई मैं कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा, हमारे टीचर्स कोई भगदड़ नहीं करेंगे। सितंबर तक ऑलमोस्ट हमारा 60% सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। आईसीजी के लिए बस मैं इतना कर सकता हूं कि 40% जो बचेगा उसके लिए इंपॉर्टेंट की थ्योरी की मैराथन करा दूंगा। लेकिन हम अपने सिलेबस की रिदम 5 महीने मानकर चलेंगे। तो जो भी साथी आईसीजी के लिए उम्मीद लगाएं, वो अगर नवंबर में हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नवंबर से अगर पहले एग्जाम हुआ तो ये एक तरीका होगा। उसके बारे में मैंने आपको अभी बता दिया। कहीं आप फिर कहेंगे कि भैया जी आप सिलेबस कराओ, सिलेबस कराओ। सिलेबस हम नवंबर टारगेट करके चलेंगे, पूरे के पूरे 5 महीने लेकर। लेकिन मेरा आपसे वादा है कि इन 5 महीनों में अगर आप बताए गए तरीके से मेहनत कर लोगे तो मेरे भाई किसी भी सब्जेक्ट में कोई कमी कैसी भी आपकी बचेगी नहीं। भाई मेहनत से चीज़ें निकलती हैं, तैयारी का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। बाकी जल्दी ही मैं आपको टीम से भी मिलवाऊंगा। आपके क्या डाउट हैं, कुछ भी हैं, प्लीज़ देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इसमें फ़ीस के लिए कुछ मत कहना। भाई ये बहुत बड़ी फीस नहीं है, ये 2000 रुपये का कंटेंट है RWA के हिसाब से भी, जो आपको केवल 850 में दिया जा रहा है। तो भाई प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके लिए तो प्लीज़ प्लीज़ कुछ मत कहिएगा। बाकी आपके कुछ भी कैसे भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं टीम के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।